बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 22 और आज हम एक नया आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है पॉलीमर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक पॉलीमर्स का हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। इसका एक हिस्सा आज के लेक्चर में और एक पार्ट आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है पॉलीमर्स। पहले हम बेसिक टर्म्स रिलेटेड विद पॉलीमर्स को डिस्कस करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि ये जो लफ्ज पॉलीमर है इट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है और ग्रीक वर्ड में एक लफ्ज है पोली, जिसका मायने आप सबको बड़े अच्छे से पता है, और दूसरा है मर। सो ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन। अगर मैं इन लफ्जों की बात करूं तो पोली से मुराद है मैनी, जबकि मर से मुराद है पार्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलीमर एक ऐसा कंपाउंड है जिसके बहुत से पार्ट्स होते हैं। आइए जरा सबसे पहले पॉलीमर्स की डेफिनेशन को देखते हैं। पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स। तो पहली बात क्लियर हो गई कि पॉलीमर्स कंपाउंड हैं बट दे आर हाई मॉलिक्यूलर वेट, जिनका मैस बहुत ज्यादा हो। अंडरस्टूड है कि अगर किसी कंपाउंड का मैस बहुत ज्यादा है तो उसमें मौजूद एटम्स की तादाद भी क्या होगी, बहुत ज्यादा। सो बहरहाल इनका मॉलिक्यूलर वेट मैस क्या होता है, ज्यादा। whose structures are made up of a large number of simple repeating units। 2 बातें हो गई माय डियर स्टूडेंट्स, यानी पॉलीमर्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा, और दूसरी बात वो जो पॉलीमर्स बनते हैं उनमें लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स हैं। यानी यूं कह लीजिए कि पॉलीमर में ऐसे स्मॉल यूनिट्स हैं जो खुद को रिपीट करते जाते हैं और एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, बहुत बड़ी चेन क्या हो जाती है, डेवलप। तो 2 बातें इसमें याद रखने वाली। अब मैंने क्या कहा आपसे कि लार्ज मॉलिक्यूलर वेट तो है लेकिन इसमें सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूलर जो खुद को क्या करते हैं, रिपीट। उन रिपीट होने वाले मॉलिक्यूल्स को हम पर्टिकुलरली नाम देते हैं किसका, रिपीटिंग यूनिट का। अब डेफिनेशन से पहले अगर आप लफ्जों पे गौर करें, रिपीटिंग यूनिट यानी ऐसा यूनिट जो बार बार क्या होता है, रिपीट। तो डेफिनेशन क्या है, रिपीटिंग यूनिट इज अ पार्ट ऑफ पॉलीमर, यानी ये पॉलीमर चेन का, कंपाउंड का क्या है, हिस्सा। whose repetition में ना बार बार वाक्य होना, बार बार रिपीट होना, would produce the complete polymer chain। वही बात आ जाती है जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि ये जो रिपीटिंग यूनिट है ये पार्ट है पॉलीमर का, और जब आप इस यूनिट को, है ये केमिकल कंपाउंड है, जब आप इसको बार बार रिपीट करते हैं तो एक बहुत बड़ा कंपाउंड, बहुत बड़ी चेन डेवलप हो जाती है जिसे हम नाम दे देते हैं किसका, पॉलीमर। 2 बातें हो गई। पॉलीमर बना किससे, रिपीटिंग यूनिट से। जब वो केमिकल रिपीटिंग यूनिट खुद को रिपीट करता है तो पॉलीमर बन जाता है। अब मैं बात करने लगा हूं कि ये रिपीटिंग यूनिट क्या है, ये रिपीटिंग यूनिट किस तरह से बनता है। तो अब मैं बात करने लगा हूं आपके सामने द रिपीटिंग यूनिट्स जो रिपीट होके पॉलीमर बनाते हैं। द रिपीटिंग यूनिट्स आर यूजुअली ऑब्टेन्ड, ये कहां से हासिल होते हैं, फ्रॉम लो मॉलिक्यूलर वेट सिंपल कंपाउंड्स। बात क्लियर हो गई, यानी ये रिपीटिंग यूनिट बनते हैं स्मॉल सिंपल कंपाउंड से। जब वो स्मॉल है, उनमें एटम की तादाद कम है, तो उनका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होता है, कम।
इनको क्या बोलते हैं, जिनसे रिपीटिंग यूनिट्स बनते हैं, रेफर टू एज मोनोमर्स। इन्हें क्या बोलते हैं, मोनोमर्स। अब अगेन अगर आप अल्फाज पे गौर करें ना, मोनो मैना एक, मर मैना पार्ट, जिसका एक पार्ट हो यानी जो स्मॉल इन साइज। 3 लेवल्स आ गए। मोनोमर से बने रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग यूनिट खुद को रिपीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीमर। अब इसी में एक और टर्म डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह इन सब की एग्जांपल डिस्कस करूंगा। एक टर्म आगे इसमें आ गई, पॉलीमराइजेशन। मैंने शायद आपसे पहले भी जिक्र किया है कि जब भी किसी टर्म के एंड पर एशन आ जाए ना, तो एशन से मुराद होता है प्रोसेस। एशन मीन प्रोसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस है। अब इसकी डेफिनेशन पर्टिकुलरली क्या है, द रिएक्शन बाय विच मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर्स। यानी ये एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें मोनोमर्स कन्वर्ट होते हैं, किसमें, इनटू पॉलीमर्स। गोया मैं यहां पे एक सिंपल लिख सकता हूं कि अगर मेरे पास n, where n is large number of monomers, जब ये लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स आपस में मिलते हैं, यानी इनकी होती है क्या, पॉलीमराइजेशन ये करते हैं। तो आफ्टर पॉलीमराइजेशन दे कन्वर्ट इनटू पॉलीमर। यानी बहुत से मोनोमर्स आपस में मिले और इन्होंने क्या चीज की जी, पॉलीमराइजेशन। सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने की पॉलीमराइजेशन और ये कन्वर्ट हो गए किसमें, इनटू पॉलीमर। अब बेसिकली मैंने आपके सामने 4 टर्म्स रख दी थी, पॉलीमर, रिपीटिंग यूनिट, मोनोमर और पॉलीमराइजेशन। अब मैं इनको आपके सामने एक एग्जाम्पल के जरिए से जस्टिफाई करता हूं। ये एग्जाम्पल आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ी है। फर्ज कर लीजिए कि मेरे पास इथीन एक मॉलिक्यूल है, जिसे आप कॉमन नेम एथिलीन भी देते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्ज कर लें कि मेरे पास n मॉलिक्यूल्स, n यूनिट्स ऑफ इथीन है। जब ये n यूनिट्स ऑफ इथीन अंडर पर्टिकुलर कंडीशंस लाइक 400 डिग्री सी टेम्परेचर, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ट्रेस अमाउंट में यानी 0.1% ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये आपस में पॉलीमराइज होते हैं और एक लार्ज मॉलिक्यूल बना देते हैं विच इज कॉल्ड पॉलीथीन। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल यानी मोनोमर आपस में मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। वो जो स्मॉल मॉलिक्यूल जिनसे बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, दैट इज कॉल्ड मोनोमर। यानी यहां पे जो इथीन है दैट इज मोनोमर। अब ये आपस में पॉलीमराइज हुए, एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। उस बड़े मॉलिक्यूल को आपने पॉलीमर कहा। उस पॉलीमर में जो पार्ट खुद को रिपीट करता है टू फॉर्म द लॉन्ग चेन, दैट पार्ट इज कॉल्ड रिपीटिंग यूनिट। और यूजुअली हम इस पार्ट को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के ऊपर मैंने जो 2 लाइंस बनाई हैं बॉन्ड टाइप, ये बताती हैं कि ये चेन दोनों तरफ से क्या है, कंटीन्यूअस। यानी इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट का दरमियान वाला हिस्सा ये CH2CH2 है। इसके बाद भी क्या चीज आएगी, CH2CH2। ये रिपीट होता रहेगा। कितने टाइम्स रिपीट होता रहेगा, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर मैंने लिखा n टाइम्स, n टाइम्स CH2CH2 क्या होगा, रिपीट। अगर इस n की जगह 100 होता तो मैं CH2CH2 को 100 टाइम्स रिपीट करता। गोया इस रिएक्शन में 4 बातें क्लियर हो गई। ये सारे का सारा रिएक्शन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहलाता है। इसमें जो स्मॉल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं दीज आर कॉल्ड मोनोमर्स। जो लार्ज मॉलिक्यूल है दैट इज पॉलीमर। इस पॉलीमर के अंदर जो बार बार रिपीट होने वाली स्पीशी है दैट इज कॉल्ड रिपीटिंग यूनिट। तो गोया ये मैंने आपके सामने कुछ बेसिक टर्म्स रखी थी रिलेटेड विद पॉलीमर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पे आपके लिए एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग
फैक्ट रखने जा रहा हूं जिसे आपने जरूर सोचना है, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब भी मिलेगा। मैंने कह तो दिया कि पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स, इनमें एटम्स की तादाद बहुत ज्यादा है, जाहिर बात है इनका साइज भी क्या होगा, बहुत बड़ा। कहीं ना कहीं आपके जहन में शायद प्रीवियस क्लासेस का पढ़ा एक कॉन्सेप्ट आ रहा हो, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो सर क्या पॉलीमर्स भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं? क्या इनमें फर्क है या सेम है? तो याद रख लीजिएगा कि ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स बट नॉट ऑल मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स। जितने भी पॉलीमर्स हैं वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स तो हैं, लेकिन सारे के सारे मैक्रोमॉलिक्यूल्स पॉलीमर्स नहीं होते। मैंने आपके सामने चंद एक ऐसे मॉलिक्यूल रखे जो पॉलीमर भी हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल भी हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो मैक्रोमॉलिक्यूल तो हैं पर पॉलीमर नहीं। क्यों? ये आपकी एक असाइनमेंट। तो ये मैंने आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। यहीं पे मैं पॉलीमर्स के लिहाज से आपके साथ दो बातें और डिस्कस कर देना चाहता हूं पॉलीमर की फीचर के लिहाज से। एक मैं आपसे बात डिस्कस करना चाहता हूं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, जिसे आप एब्रीवेट करते हैं डीपी से। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है? द लेंथ ऑफ द पॉलीमर चेन इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। यानी अगर आपने किसी पॉलीमर चेन की लेंथ बतानी है तो आप उसका क्या पढ़ लेंगे? डीपी, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। और वो लेंथ उसी वक्त ज्यादा होगी जब उसमें नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स क्या होंगे? ज्यादा। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी पॉलीथीन, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है? नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। और क्या है यहां पे? n। यहीं पे एक और टर्म डिस्कस करने जा रहा हूं आपके सामने, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर। याद रखिएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर बराबर है डीपी मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ रिपीटिंग यूनिट। जो भी रिपीटिंग यूनिट की मास है उसको मल्टीप्लाई कर दें उस पॉलीमर में जितनी दफा रिपीटिंग यूनिट आता है, तो ये उसकी क्या बन जाती है? मॉलिक्यूलर मास। आपके सामने मैंने एक कंपाउंड रखा, जैसे पॉलीथीन की मिसाल ले लें, तो अगर इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन n है तो dp की जगह पे n आ जाएगा, और इसकी मॉलिक्यूलर मास आपको पता है CH2CH2। तो इस तरह से हम किसी भी पॉलीमर की मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। मैं पॉलीमर्स को दो तरह से, वैसे तो बेशुमार तरीके हैं क्लासिफाई करने के, मैं आपके सामने दो तरह से, और इन दो में सबसे पहले जो पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन रखने जा रहा हूं, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एटम इन द बैकबोन चेन ऑफ पॉलीमर। यानी वो जो पॉलीमर बना है बुनियादी तौर पे उसकी बैकबोन में एसेंशियल एटम कौन सा है? क्या वो कार्बन है या कार्बन के अलावा? गोया मैं इस क्लासिफिकेशन में बात करने लगा हूं कि जो पॉलीमर्स हैं ये दो तरह के हैं, एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर और दूसरा ऑर्गेनिक पॉलीमर। अब लफ्जों से पता चलता है कि इनऑर्गेनिक पॉलीमर ऐसे हैं जिनमें कार्बन की बैकबोन ना हो, जिनमें कार्बन एसेंशियल एलिमेंट ना हो, जिसमें इसकी एक मिसाल पॉलीसिलेन या रबर की मैंने रखी। और अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं तो अंडरस्टूड है कि इसकी बैकबोन में इसमें एसेंशियल एलिमेंट कौन सा है? कार्बन। याद रखिएगा कि ये जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं ये मजीद दो तरह के हैं, एक को हम नेचुरल पॉलीमर या बायोपॉलीमर कहते हैं और दूसरे को सिंथेटिक। लफ्ज ही बताते हैं, नेचुरल और बायोपॉलीमर जो कुदरत ने ऑलरेडी बना दी हैं, जो लिविंग सिस्टम में मौजूद हैं, जैसे प्रोटीन्स, जैसे फैट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे न्यूक्लिक एसिड। सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या हैं? सिंथेटिक पॉलीमर्स ऐसे हैं जो मैन मेड हैं, जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं, जैसे इसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड है, जैसे इसमें पॉलीथीन। ये मैंने आपके सामने क्लासिफिकेशन रखी पॉलीमर्स की डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एटम इन द बैकबोन ऑफ द पॉलीमर। एक और जो क्लासिफिकेशन जिसका हमारी बुक पे थोड़ा सा उसने हिंट दिया है, इस क्लासिफिकेशन में एक तो बड़ी डिटेल से है, कुछ का उसने हिंट दिया है। यानी मैं अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स पढ़ रहा हूं डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टारगेट्स, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट मटेरियल्स। यानी पॉलीमर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले जो इसमें बेस है दैट इज नेचर ऑफ मोनोमर।
दूसरी इसमें टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग इफेक्ट, और तीसरी है डिपेंडिंग ऑन या ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। अगर मैं सबसे पहली क्लासिफिकेशन की बात करूं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर, यानी वो जो पॉलीमर बना है वो कितनी तरह के मोनोमर से बना है। तो याद रखिएगा कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मोनोमर, पॉलीमर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। वन इज कॉल्ड होमोपोलीमर। होमो से क्या मुराद है? सेम, यानी ऐसा पॉलीमर जो एक तरह के मोनोमर से बने। इसकी एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रख दी, जैसे पॉलीथीन भी आपने डिस्कस की। दूसरी इसमें कैटेगरी आती है कोपोलीमर, ऐसा पॉलीमर जो दो तरह के मोनोमर से बने, यानी जिसमें दो तरह के मोनोमर हो। अगेन इसकी एग्जांपल भी मैंने आपके सामने रखी। तीसरा है टरपोलीमर, यानी ऐसे पॉलीमर जो तीन तरह के मोनोमर से बने। अगेन इसकी एग्जांपल भी आपके सामने। तो अगर एक तरह का मोनोमर है तो होमो, दो है तो को, तीन है तो टर, एंड इसी तरह से और भी एग्जांपल्स दे सकते। ये तो पॉलीमराइजेशन की क्लासिफिकेशन थी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मोनोमर। मैंने इसमें आगे लिखा कि पॉलीमर्स को आप क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग प्रॉपर्टीज, हीटिंग इफेक्ट के लिहाज से। और याद रखिएगा ये हम पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह अपने इस कोर्स में। इस लिहाज से पॉलीमर्स की दो टाइप्स हैं, एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और दूसरा थर्मोसेटिंग। इनको डिटेल से थोड़ा सा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तीसरी जो बेसिस बन सकती है पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन की, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। इसमें दो टाइप्स हैं, एक है एडिशन पॉलीमराइजेशन या एडिशन पॉलीमर्स, और दूसरा है माय डियर स्टूडेंट इसमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन यानी कंडेंसेशन पॉलीमर्स। आज के लेक्चर में हम जो बात करेंगे सबसे पहले वो एडिशन पॉलीमर्स की करेंगे, और बकिया जो पॉलीमर्स की टाइप है उसको हम आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आइए जरा सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन पॉलीमर्स, यानी जो बनते हैं किससे? एडिशन पॉलीमराइजेशंस। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो मैंने कहा कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के लिहाज से, चले मैं आपको यहां पे ये बात भी बताता चलूं कि कैरोथर वो साइंटिस्ट था जिसने पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को दो टाइप्स में डिवाइड किया। इनमें एक टाइप आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और वो टाइप कौन सी है? सबसे पहले एडिशन पॉलीमर्स। और ये बनते किस प्रोसेस के थ्रू है? एडिशन पॉलीमराइजेशन। याद रखिएगा कि ये जो एडिशन पॉलीमर्स हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड चेन ग्रोथ पॉलीमर्स। इन्हीं को हम नाम देते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर्स। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। चेन ग्रोथ पॉलीमर्स क्या है? एडिशन पॉलीमर्स। अच्छा, ये बात आपने हाइड्रोकार्बन वाले टॉपिक्स में पढ़ी है कि एडिशन दो मॉलिक्यूल की एडिशन उस वक्त होती है जब मॉलिक्यूल के अंदर क्या मौजूद हो? पाई बॉन्ड। एडिशन रिएक्शन वो होते हैं जब दो या तीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में मिलें और एक सिंगल प्रोडक्ट बने। एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अल्कीन्स। बात आ गई ना भाई, कि जिनमें क्या मौजूद है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड हो जाएंगे बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अल्कीन मोनोमर्स। ये बात बड़ी डिटेल से कराए आपके साथ। टू प्रोड्यूस अ सिंगल ह्यूज, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल ओनली। यानी बात ये पता चली कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में अल्कीन, या और जनरलाइज्ड हम कर लें अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, मोनोमर आपस में मिलते हैं और एक बहुत बड़ा क्या बन जाता है? स्ट्रक्चर, जिसे आप एडिशन पॉलीमर कहते हैं। मैं मजीद कोई बात करूं, मैं आपको पहले ही ये बता देना चाहता हूं कि ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है या एडिशन पॉलीमर्स है, दे आर फॉर्म्ड, ये बनते हैं बाय फ्री रेडिकल
mechanism formed by free radical mechanism, यानी इनमें फ्री रेडिकल क्या होता है, मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है। और अगर मैं आपके सामने चंद एक एडिशन पॉलीमर्स की एग्जांपल रखूं तो मैंने आपके सामने इनका मोनोमर भी लिख दिया और जो इनसे पॉलीमर बनता है उसको भी मेंशन कर दिया। फिर गौर कर लीजिए कि ये जितने भी मोनोमर्स हैं इन सब में अनसैचुरेशन है, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। अब आइए देखते हैं कि ये जो एडिशन पॉलीमर्स हैं इनके जब पॉलीमराइज होते हैं, जो रिएक्शन करते हैं उसकी कंडीशंस क्या हैं, कंडीशंस मुराद कितना टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट वगैरह कौन सा इस्तेमाल करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट मैंने लिखा दीज रिएक्शंस आर कैटालाइज्ड, इनमें कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं क्या जी, पर ऑक्साइड्स। पर ऑक्साइड्स को आप जनरली लिख सकते हैं आर, these are called per oxides. So these are per oxides, या तो ये पर ऑक्साइड कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं या इसमें क्या है, एसिड्स, जैसा कि आपके सामने। यानी कैटलिस्ट डिसाइड हो गया। अब इसकी जरा टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन देखते हैं। द रिएक्शंस रिक्वायर, इसमें जो आपको प्रेशर रिक्वायर होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर, वो प्रेशर ऑलमोस्ट होता है 1000 एटमॉस्फेयर, और जो आप टेम्परेचर यूज करते हैं दैट इज 2000 डिग्री सी। अब ये कैटलिस्ट यूज कर लें और ये कंडीशंस अप्लाई करें तो एडिशन पॉलीमर्स प्रोड्यूस होते हैं। अब आपने ये भी पढ़ा है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर बेहतर एक्टिविटी का कैटलिस्ट यूज करें तो ये कंडीशंस मजीद क्या हो जाती हैं, रिड्यूस, यानी मच लोअर टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स कैन बी यूज्ड विद, यानी आप इसकी निस्बत कम टेम्परेचर प्रेशर यूज कर सकते हैं जब आप क्या इस्तेमाल कर लें, ज़ेगलर कैटलिस्ट। हमारी टेक्स्ट बुक पे तो उसने लिखा है ज़ेगलर कैटलिस्ट, लेकिन मैं आपको बताऊं ये एक्चुअली ज़ेगलर नट्टा कैटलिस्ट है, और ज़ेगलर एक सेपरेट साइंटिस्ट है, नट्टा एक सेपरेट है। इन दोनों की वर्किंग से जो कैटलिस्ट हैं, जो किया था इन्होंने काम, प्रोड्यूस किए थे कैटलिस्ट, उन्हें हम ज़ेगलर नट्टा कैटलिस्ट बोलते हैं। ये रियलिटी में आपको बता रहा हूं, लेकिन हमारे किताब वाले ने सिर्फ इसको ज़ेगलर का नाम दिया। अब ये ज़ेगलर कैटलिस्ट है क्या, विच कंसिस्ट ऑफ ए, जो मुश्तमिल होता है किस पे, ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम। ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम से क्या मुराद है, अल्काइल को आप ज़ाहिर करते हैं किस से, आर से, तो ट्राई अल्काइल में ना R3AL, यहां पे अब आर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दूं तो इसकी मिसाल में आप लिख सकते हैं, जैसे उसने ट्राई अल्काइल कहा था तो अगर अल्काइल की जगह मैं इथाइल ले लेता हूं तो डेट विल बिकम ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। दूसरा जो ज़ेगलर कैटलिस्ट में आता है दैट इज टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को अगर मैं फार्मूले से लिखूं तो दैट इज TiCl4। तो आप इन दोनों कैटलिस्ट को यूज करते हैं कहां पर, इन एन इनर्ट सॉल्वेंट। तो अगर आप ये ज़ेगलर कैटलिस्ट को इनर्ट समझ, इसकी रिएक्टिविटी कम हो लाइक CCl4, तो फिर आपको इतना हाई टेम्परेचर प्रेशर देने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, द बैकबोन, यानी जो मेन स्केलेटन है पॉलीमर का, द बैकबोन ऑफ द पॉलीमर कंसिस्ट्स ऑफ द, किस पे मुश्तमिल होता है जरा देखिएगा जी स्टूडेंट्स। तो मैं बात कर रहा था कि जो बैकबोन ऑफ पॉलीमर है, ये बैकबोन जो ऑफ पॉलीमर है ये मुश्तमिल होती है किस पर, बैकबोन ऑफ पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम्स। पता चला कि अगर इस पॉलीमर की बैकबोन कार्बन पर मुश्तमिल है तो दिस इज ऑर्गेनिक पॉलीमर। नेक्स्ट जी, दैट ओरिजिनली फॉर्म द डबल बॉन्ड्स, यानी वो कार्बन एटम जिनके दरमियान में क्या मौजूद होता है, डबल बॉन्ड, वो आपस में पॉलीमराइज होके ऑर्गेनिक पॉलीमर बनाते हैं। आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी, नथिंग इज लॉस्ट, यानी इस पॉलीमराइजेशन में, इन द फॉर्मेशन ऑफ एडिशन पॉलीमर,
किसी भी चीज का नुकसान नहीं। यानी जब 2, 4, 8, 10, 15 जितने भी मोनोमर आपस में मिलते हैं, दे सिंपली ऐड इनटू ईच अदर। इनमें किसी भी मॉलिक्यूल की, एटम की रिमूवल या इसका लॉस नहीं होता। द मोनोमर्स सिंपली ऐड टू ईच अदर, यानी मोनोमर सिंपली आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ एनी सिंगल एटम और मॉलिक्यूल। कोई भी मॉलिक्यूल ऐड नहीं, जस्ट एट मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते जाते हैं, ऐड। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने जनरल आपको इंट्रोडक्शन दे दिया एडिशन पॉलीमर्स का। हमारे कोर्स में जितने भी एडिशन पॉलीमर शामिल हैं, या इवन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंडेंसेशन पॉलीमर्स पढ़ेंगे, ऑल आर सिंथेटिक। इस चैप्टर में हमने नेचुरल या बायोपॉलीमर्स को डिस्कस नहीं करना, हमने इसमें सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉलीमर्स को डिस्कस करना है। मैं मजीद सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉलीमर को डिस्कस करूं, मैं आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रखना चाहता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात तो पढ़ी है कि अगर कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो तो हम उन्हें बोलते हैं आइसोमर्स। आपके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि इफ कंपाउंड्स हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला देन दे आर कॉल्ड। अगर डिफरेंट कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला सेम है तो फिर आप उन्हें क्या नाम देते हैं? सोचिएगा जरूर, इंशाल्लाह आपको ये पॉइंट का जवाब भी जरूर मिलेगा। ये बातें मैं इस वजह से लेक्चर के स्टार्ट में भी की ताकि आपका इंटरेस्ट हो, आप खुद से भी केमिस्ट्री को सेल्फ स्टडी के तौर पर पढ़ें। बहरहाल जो सबसे पहला सिंथेटिक पॉलीमर है दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे आप एब्रीवेट करते हैं किससे? पीवी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और मैं इसके बारे में कोई मजीद बात करूं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, इट इज द तीसरे नंबर पर थर्ड मोस्ट वाइडली produced synthetic पॉलीमर। यानी वर्ल्ड वाइड जितने भी सिंथेटिक पॉलीमर प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनमें तीसरे नंबर पर जिसकी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है वो कौन सा है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखते हैं कि ये प्रोड्यूस कैसे होता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजिंग। जब आप पॉलीमराइजेशन करते हैं, पॉलीमराइज करते हैं किसको? विनाइल क्लोराइड। तो गोया पता चला कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर कौन सा है? विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड का फार्मूला अगर मैं आपके सामने अभी लिख दूं तो ये फार्मूला होता है इसका CH2 डबल बॉन्ड CH। दिस ग्रुप इज कॉल्ड विनाइल, और अगर मैं इसके साथ Cl लगा दूं देन इट विल बिकम विनाइल क्लोराइड। अच्छा जी, ये विनाइल क्लोराइड की पॉलीमराइजेशन से बनता है। ये विनाइल क्लोराइड कैसे आता है, जरा ये बात करने लगा हूं कि विनाइल क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसिटाइलिन। यानी विनाइल क्लोराइड एसिटाइलिन से आप एथाइन भी बोलते हैं, उस वक्त हासिल होता है जब आप एसिटाइलिन को कंबाइन करते हैं किसके साथ? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड। HgCl2, मर्क्यूरिक क्लोराइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। यानी जब आप एथाइन को ट्रीट करवाते हैं किसके साथ? HCl के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2। मैं आपको एक और बताऊं, आप यहाँ ये यूज कर लें या आप इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं क्यूप्रिस क्लोराइड CuCl। दोनों के नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी, किसी एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। फर्ज कर ले मैं पहली कार्बन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ता हूं तो ये क्या चीज बन जाएगी? H2C। इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की जगह पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, क्योंकि एडिशन होने से एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इस दूसरे वाले कार्बन के साथ मैं अटैच कर दूंगा क्या चीज जी? क्लोरीन। यूं मेरे पास ये क्या बन जाएगा? विनाइल क्लोराइड।
अब ये जो विनाइल क्लोराइड बनता है, अगर मैं इसके n यूनिट्स लेता हूं, n इज अ लार्ज नंबर, और n यूनिट्स लेके मैं इसकी करता हूं पॉलीमराइजेशन। इसकी मैं अगर करूं पॉलीमराइजेशन, तो यहां से मेरे पास बनेगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये CHCl, और इसकी जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होगी दैट इज n। अब माय डियर स्टूडेंट्स फिर सुन लीजिएगा, दिस वन इज मोनोमर, दिस वन इज पॉलीमर। पॉलीमर का वो हिस्सा जो पॉलीमर की वो चेंज जिसमें जो चीज बार बार रिपीट होती है दैट इज कॉल्ड रिपीटिंग यूनिट। कितनी दफा रिपीट होता है दैट इज कॉल्ड n, यानी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो इस तरह से ये पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC क्या होता है, प्रोड्यूस। आइए जरा अब इस PVC के जो वर्ल्ड वाइड तीसरे नंबर पर इसकी प्रोडक्शन है, ये इसके यूजेस को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, यूजेस PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, ये इस्तेमाल होता है किसकी मैन्युफैक्चर में, इमिटेशन लेदर। आम जबान में मैं कहूँ ना, इमिटेशन लेदर क्या है, सिंथेटिक लेदर। एक तो होता है ना नेचुरल, जो हम लोग खालों से, डिफरेंट एनिमल्स की खाल से तैयार करते हैं, नेचुरल। ये होता है इमिटेशन लेदर, सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड लेदर, जैसा कि आपके सामने। दैट इज यूज्ड इन फ्लोर कवरिंग, ये जो फर्श वगैरह है उसको कवर करने के लिए क्या होता है, इस्तेमाल। अब उसको कवर करते हैं, उसको ब्यूटिफाई करने के लिए फ्लोर को, फर्श को, या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और याद रखिएगा कि अगर आप PVC की कवरिंग डालते हैं फ्लोर पे, तो इसकी खासियत है कि ये अपने अंदर डस्ट को, डर्ट को एब्जॉर्ब नहीं करता, एंड इट इज एंटी एलर्जी। तो ये कवरिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। तीसरा जो इसका यूज है, कॉरिगेटेड रूफ मटेरियल, रूफिंग मटेरियल, यानी छतें, जो छत बन जाती है उसके बनाने के भी मटेरियल में इस्तेमाल होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये हम PVC को ये कॉरिगेटेड रूफिंग मटेरियल में इस्तेमाल करते हैं टू ब्यूटिफाई, टू प्रोटेक्ट, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। आप अक्सर इनका एक फायदा ये भी होता है कि हमारे पास जो स्नो वाले एरिया हैं, बड़े सर्द जो कह लें कि इलाके हैं जहाँ पे बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, तो हम उनकी छतों पे इसकी ये रूफिंग कर देते हैं, ताकि जो स्नो है वो आपके जो एक्चुअल कंक्रीट की जो छत है उसको डैमेज ना करे, वो इसके ऊपर ही रहे। अगर बहुत तूफान आंधी आ जाता है तो फिर भी ये कंक्रीट की छत को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो इसका यूज है दैट इज इन द फॉर्मेशन, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स। जो ग्रामोफोन है उनकी रिकॉर्डिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्क सी होती है ग्रामोफोन में, ओल्ड था अब तो इसका फैशन नहीं रहा, उस डिस्क की मैन्युफैक्चर में भी इस्तेमाल होता है किसका, PVC। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया पॉलीमर्स का, और बताया कि हमारे कोर्स में सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, और एक पॉलीमर्स की क्लास को हमने डिटेल से बल्कि एक नहीं, दो को, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मोनोमर और पॉलीमर्स की जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की टाइप्स हैं उनको डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद है कि आज की बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए लेक्चर में, नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम।